हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो ये हैं तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो वर्ष 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था और इस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही उत्तर होगा बी जी खैर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो बी जी खैर का पूरा नाम होता है बाल गंगाधर खैर। तो इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1955 में, पूरी डेट अगर आपको ध्यान रखनी है तो 7 जून 1955 को प्रथम जो राजभाषा आयोग है वो अस्तित्व में आता है और इसके अध्यक्ष बी जी खैर होते हैं, बाल गंगाधर खैर होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ्य वर्ण है तो कंठ्य वर्ण कौन सा होता है? आपका सही उत्तर होगा कि क और ख। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इन चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी दी गई है? आपका सही उत्तर होगा कि शुद्ध वर्तनी यहाँ पे त्रिदोष यहाँ पे शुद्ध दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धरेश का संधि विच्छेद है तो इस धरेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा कि धराधन ईस बराबर क्या होता है? धरेश। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इस धरेश शब्द में कौन सी संधि होगी? आप बोलोगे कि इस धरेश में गुण संधि होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। धरा धन ईस बराबर क्या होता है? धरेश। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार जो शब्द है, इस संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपका सही उत्तर होगा कि इसमें सम उपसर्ग दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम इस संस्कार शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो सम धनकार बराबर संस्कार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे उपसर्ग दिया गया है। उपसर्ग हम किसको कहते हैं? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आदि में जुड़ करके शब्द के अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? हिंदी के आप बोलोगे कि हिंदी के 13 उपसर्ग होते हैं और संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि अव्यय के भेद हैं तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? आपका सही उत्तर होगा कि इसके अंतर्गत गुण दोष आते हैं। भाव के अंतर्गत गुण व दोष ये सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा हम। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में कौन सी संधि होगी? तो आपका सही उत्तर होगा कि अभ्यर्थी जो शब्द है, इस शब्द में आपकी यण संधि होगी। कौन सी होगी? यण संधि। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यण संधि की खास पहचान क्या होती है? आप बोलोगे कि य और व से पहले, य तथा व, ये इन दो वर्णों से पहले हमेशा आधा अक्षर जब होगा तब उसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। तो यहाँ पे य से पहले ये भ आधा अक्षर है तो आपका सही उत्तर यण संधि होगी। चलिए, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संधि यहाँ पे दी गई है तो संधि के कितने भेद होते हैं? आप बोलोगे संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ये गुण संधि के ये संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? आप बोलोगे आ ई ऊ, इसमें दीर्घ संधि होगी। वृद्धि संधि की खास पहचान क्या होती है? ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से यण संधि में क्या होता है कि य और व से पहले आधा अक्षर होता है तो उसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। ऑप्शन डी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यौगिक क्रिया को पहचानिए तो यौगिक क्रिया कौन सी होगी इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा कि गिर पड़ना, इसमें यौगिक क्रिया दी गई है।
ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो कौन सा पदबंध होगा कि यह आपके सामने वाक्य क्या दिया गया है कि जयपुर से आए हुए अतिथि होटल में ठहरे हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि इसमें संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को किसने सद्दुकड़ी भाषा कहा? तो कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा के नाम से किसने कहा था? आपका सही उत्तर होगा कि कबीर की जो भाषा है उसको सद्दुकड़ी भाषा ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि कबीर की भाषा कौन सी है? आप बोलोगे सद्दुकड़ी भाषा है कबीर की। तो चलिए अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम से कौन सी बोली के लिए दिया है? तो कौरवी बोली को किसने क्या दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। आपका सही उत्तर होगा कि जो ये आपका जो सही उत्तर है वो यहाँ पे खड़ी बोली दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह हिंदी या अंग्रेजी पढ़ती है? में अव्यय है। वह हिंदी या अंग्रेजी पढ़ती है, इसमें अव्यय कौन सा होगा? आपका सही उत्तर है कि इसमें समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण जो है वो यहाँ पे दिनेश खाना खाकर विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी कि दिनेश खाना खाकर विद्यालय जाता है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पूर्वकालिक क्रिया हम किस क्रिया को कहते हैं? तो जहाँ पर एक कार्य यानी एक क्रिया समाप्त होने के पश्चात जब दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो जो पूर्व क्रिया है, जो पहले की जो क्रिया है उसको पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिनेश खाना खाकर एक क्रिया हो गई और दूसरी क्रिया क्या है? विद्यालय जाता है। एक क्रिया खाना खाकर हो गया, दूसरी क्रिया विद्यालय जाता हुआ ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो पहली क्रिया है इसको पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समर्पण नामक कहानी है। तो समर्पण नामक जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? आपका सही उत्तर होगा शेखर जोशी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा का प्रकाशन हुआ। तो मनोहर श्याम जी का जो उपन्यास है उसका नाम क्या है? आप बोलोगे कुरु कुरु स्वाहा। और इस कुरु कुरु स्वाहा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 1980 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा कि दैनिक की बात कर रहा है यहाँ पे। आपका सही उत्तर होगा सुधा वर्षण। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या दैनिक रखना है कि हिंदी का प्रथम जो समाचार पत्र है वो आपका उदंत मार्तंड होगा। लेकिन यहाँ पे दैनिक पूछा गया है तो दैनिक समाचार पत्र ये आपका सुधा वर्षण होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। जबकि ये जो बंगाल गजट है ये पहला समाचार पत्र है और अंग्रेजी भाषा में ये छपता है। तो आपका सही उत्तर सुधा वर्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम व पदनाम लिखा जाता है। तो क्यों लिखा जाता है? कहाँ पे लिखा जाता है? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि ऊपर बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। अर्ध सरकारी जो पत्र होता है उसके ऊपर बाईं ओर ये प्रेषक का नाम व उसका पदनाम लिखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कार्यालय में लंबित मामले में किसी कार्यवाही हेतु स्मरण दिलाने हेतु भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। तो क्या कहते हैं उस पत्र को? आपका सही उत्तर होगा कि उसको अनुस्मारक पत्र कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहसर त्यौहार मनाया जाता है। लोहसर त्यौहार ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो
किस अवसर पर मनाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि यह भाद्रपद माह के 20वें दिन मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? आप बोलोगे लोहसर त्योहार। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों का घटता क्रम है। यहाँ पे घटता क्रम पूछा गया है आपसे, तो घटता क्रम कौन सा होगा? आपका सही उत्तर होगा कि इसका जो घटता क्रम है वो आपका गोवा होगा, फिर मिजोरम है, तमिलनाडु है, केरल है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए कार्य शुरू किए गए, तो कब से कार्य शुरू किए गए हैं? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1972 से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता? तो इन चारों में से वो कौन सा आभूषण है जिसका उपयोग हम सिर में नहीं करते हैं? आपका सही आंसर होगा कि वह आपका बुलाक होगा। और इस बुलाक का जो उपयोग है, प्रयोग है, वो आपका कहाँ पे किया जाता है? आपका आंसर होगा नाक में। बुलाक कहाँ पहनी जाती है? नाक में। और बाकी मांग टीका, शीश फूल, सुहाग बिंदी, इनको हम कहाँ पे पहनते हैं? सिर में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दारमा व कुंथी घाटी के बीच दर्रा है, तो दारमा व कुंथी घाटी के बीच में कौन सा दर्रा है? आपका सही उत्तर है कि दारमा व कुंथी घाटी के बीच में ये आपका नामा दर्रा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में मैदानी क्षेत्रों में गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? आपका सही उत्तर होगा कि यहाँ पे बांगर मृदा पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जलोढ़ मृदा होती है, तो जलोढ़ मृदा को जो हम दो नामों से जानते हैं, तो पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसको हम बांगर कहते हैं, और नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है उसको हम खादर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बांगर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा पर्वत शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है? तो शिव धाम के रूप में कौन सा पर्वत प्रतिष्ठित है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका त्रिशूल नामक पर्वत ये शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालित है, तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब से शुरू हुई है? आपका सही उत्तर होगा कि यह योजना वर्ष 2000 से शुरू हुई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रामनगर को कोटद्वार से जोड़ने वाला कंडी मार्ग की लंबाई कितनी है? तो रामनगर को कौन सा मार्ग जोड़ता है? आप बोलोगे कि रामनगर को कोटद्वार से ये कंडी मार्ग जोड़ता है, और इस कंडी मार्ग की लंबाई कितनी है? आपका आंसर होगा 88 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माई गंगा माई डॉल्फिन योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई? तो माई गंगा माई डॉल्फिन नामक जो योजना है ये योजना उत्तराखंड में कब से प्रारंभ हुई है? आपका सही उत्तर होगा कि यह जो योजना है वो आपका 5 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम सरकारी व्यावसायिक मॉडल का डिग्री कॉलेज है, तो कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका पैठानी पौड़ी में हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिलांस नामक कविता संग्रह है, तो हिलांस नामक जो कविता संग्रह है ये किसका कविता संग्रह है? आपका सही उत्तर होगा कि भगवती चरण निर्मोही। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मेडिसिन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेडिसिन मैन के नाम से हम किसको जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि मनीष पंत को मेडिसिन मैन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे साहित्य अकादमी नहीं दिया गया? तो इन चारों में से साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको नहीं दिया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि इन चारों में से साहित्य अकादमी पुरस्कार ये शेखर पाठक जी को नहीं प्रदान किया गया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी
इन तीनों को दिया गया है। शेखर पाठक आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र विकसित किया गया है, तो किस जनपद में विकसित किया गया है फर्न संरक्षण केंद्र? आपका सही उत्तर होगा कि ये किया गया है आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि देश का प्रथम किया गया है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के किस जनपद में? आप बोलोगे अल्मोड़ा में, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षेत्र पंचायत में निर्धारित सदस्यों की संख्या अधिकतम व न्यूनतम क्रमशः होगी, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य इनकी संख्या अधिकतम कितनी होती है और न्यूनतम कितनी होती है? आपका सही उत्तर होगा कि इनकी जो संख्या है वो अधिकतम 40 होती है और न्यूनतम 20 होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासन में बिस्टी था, तो कत्यूरी शासन में बिस्टी ये क्या था? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो बिस्टी है कत्यूरी शासन में ये एक प्रकार का बेगार है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी चंद द्वारा बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब करवाया गया? तो यानी बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ये किसके द्वारा करवाया गया है? आप बोलोगे लक्ष्मी चंद के द्वारा करवाया गया है। और कब किया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि ये 1602 में किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म थी, तो गढ़वाली भाषा में दूसरी फिल्म कौन सी है? आपका सही उत्तर होगा कि जो दूसरी फिल्म है ये आपकी कभी सुख कभी दुख, ये गढ़वाली फिल्म गढ़वाली भाषा में बनाई गई फिल्म है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख दूसरी फिल्म है। जबकि गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है? आप बोलोगे जगवाली प्रथम फिल्म है। मेघा आ ये कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म है। ये घर जवाई ये सबसे सफल फिल्म है और गढ़वाली भाषा में बनाई गई फिल्म है। जबकि गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म कौन सी है? आप बोलोगे कभी सुख कभी दुख। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि यह पुरस्कार वर्ष 2003 में प्रदान किया गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सप्तेश्वर नामक जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई परियोजना है? आपका सही उत्तर होगा कि शारदा नदी पर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। और शारदा नदी को हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। काली नदी ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में स्टार्टअप नीति को मंजूरी कब दी गई? तो स्टार्टअप जो नीति है इसको मंजूरी कब मिलती है राज्य में उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा 14 फरवरी 2018 को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा त्यौहार बैसाख माह में गांव को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार होगा? आपका सही उत्तर है कि यह जो त्यौहार है आपका वो आपका सारा नामक त्यौहार है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है सल्ट की घटना कब होती है? तो ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और बड़ा आसान सा सवाल भी है। तो सल्ट की घटना कब होती है? आपका सही उत्तर होगा कि सल्ट की जो घटना है ये आपका 5 सितंबर 1942 को हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। तो सहायक नदी नहीं है वो पूछा गया, जो पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है उन चारों में से कौन सी होगी? आपका सही उत्तर है गौला नदी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नैनीताल के काला ढोंगी व रामगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। तो नैनीताल के काला ढोंगी व रामगढ़ क्षेत्र में क्या पाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये यहाँ पे लोहा का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महासागरीय जल में उच्चतम व न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है। तो उच्चतम जो तापमान है महासागरीय जल में कब होता है और न्यूनतम तापमान कब होता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा कि अगस्त में महासागरीय जल में उच्च तापमान होता है और फरवरी में निम्न तापमान होता है। ऑप्शन सी आपका सही
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कटक कहाँ पड़ता है? आप बोलोगे उड़ीसा में। तो चलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल की सप्रो समिति का संबंध किससे था? तो सप्रो समिति, इस समिति का संबंध किससे था? आपका सही उत्तर होगा कि सप्रो समिति का संबंध ये बेरोजगारी से था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाइट माउंटेन कौन कौन से देश में स्थित है? तो वाइट माउंटेन कौन कौन से देश में स्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि ब्रिटेन व अमेरिका में वाइट माउंटेन अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट इरेबस स्थित है। तो माउंट इरेबस ये कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है माउंट इरेबस ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति ये कब प्राप्त हुई है? आपका सही उत्तर होगा कि ये शक्ति प्राप्त हुई है आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? कौन सा अनुच्छेद है? आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 37। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत इनका प्रावधान किस अनुच्छेद से कहाँ तक किया गया है? कहाँ से कहाँ तक है? आप बोलोगे अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, 36 से 51 तक ये आपके किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ग्रीन है। तो ऑपरेशन ग्रीन ये क्या है? किसका इसका संबंध किससे है? आपका सही उत्तर होगा ऑपरेशन ग्रीन ये टमाटर प्याज आलू का मूल्य निर्धारण से है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो पेट्रोलॉजी इसमें किसका अध्ययन करते हैं? आपका सही उत्तर होगा चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित दर्रा है? तो वह दर्रा कौन सा है जो सतलज नदी घाटी पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि वह दर्रा आपका सिपकिला दर्रा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता हम किसको कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि शक विजेता हम आपका ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनको कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में पहली बार शिव महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया गया? तो किस जनपद में किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके पिथौरागढ़ में किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम सैन्य अधिकारी भावना गुरुनानी का संबंध किस जिले से है? तो उत्तराखंड की प्रथम सैन्य अधिकारी कौन है? आप बोलोगे भावना गुरुनानी। और इन भावना गुरुनानी जी का संबंध किस जनपद से है? आपका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा जनपद से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना कब हुई? तो थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि 1847 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कितने कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है? तो कितनी है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके 38.39% आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि हरियाली देवी का कांठा यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित होती है। तो कब कहाँ पे आयोजित होती है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके जसोली रुद्रप्रयाग में आयोजित होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है
कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति थी। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति ये किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि 1688 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आलिया वेट व खादिया वेट, आलिया वेट व खादिया वेट हैं, ये क्या हैं ये दोनों? आपका सही उत्तर होगा कि यह आपके नदी द्वीप हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि PAN का पूरा नाम है, तो PAN का पूरा नाम क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा कि PAN का पूरा नाम ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया? तो किसके लिए बनाया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि यह एप्पल मोबाइल डिवाइस है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईमेल का आविष्कार किया, तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कारक कौन है? आपका सही उत्तर होगा कि रे टामिल्सन। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए रे टामिल्सन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ड्रम, लेजर और चैन किसके प्रकार हैं? तो किसके प्रकार हैं? आपका सही उत्तर होगा कि यह प्रिंटर के प्रकार हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ताल पंचभुजाकार है? तो पंचभुजाकार तो कौन सा तार है जिस आपका सही उत्तर होगा कि पंचभुजाकार नल दमयंती जो ताल है ये किस प्रकार का है? पंचभुजाकार, इसका आकार पंचभुजाकार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजन पार्क स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? आपका सही उत्तर होगा रुड़की में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंदा राजा यात्रा में मां नंदा देवी का ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है, तो नंदा राजात यात्रा का पहला पड़ाव कौन सा है? आप यानी उनके ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका कुलसारी आपका सही उत्तर दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो नंदा राजात यात्रा है ये चमोली जनपद के कांसवा गांव से प्रारंभ होती है। और नंदा राजात यात्रा पहली बार कब होती है? आप बोलोगे 1905 में ये यात्रा पहली बार होती है। और वर्तमान समय में ये यात्रा 2014 में संपन्न हुई थी। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि 280 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि वंड विकास मेला, तो वंड विकास मेला ये कहाँ पे आयोजित होता है? आपका सही उत्तर होगा वंड विकास मेला ये चमोली में लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दुधौली का युद्ध हुआ, तो दुधौली का युद्ध ये किस किस के बीच में होता है? आपका सही उत्तर होगा कि दुधौली का युद्ध ये ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच में होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है किसी कोट भाषा में PAIN को UFNS लिखा जाता है, उसी कोट भाषा में REST को क्या लिखा जाएगा? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी निकलना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न है कि ओडोमीटर का संबंध दूरी से है, तो अब इसके बाद आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा स्केल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि P का संबंध S से है, अनुपात D का संबंध G से है। अब इसके बाद कौन सा आता है? आपका सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही निकलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि कपिल की ओर संकेत करते हुए शिल्पा कहती है उसकी माँ का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। कपिल शिल्पा से किस प्रकार संबंधित है? तो आपका सही उत्तर किससे संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा भतीजा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बेनाप भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया, तो किस वर्ष घोषित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा 1893 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा के रामशिला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रामशिला का मंदिर ये कहाँ पे है? आप बोलोगे अल्मोड़ा में। और इसका निर्माण किसने किया था?
आपका सही उत्तर होगा कि इसका जो निर्माण है वो आपका रुद्रचंद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रुद्रचंद के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंगदान दिवस, विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं? आपका सही उत्तर होगा 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेशा से संबंधित कौन सी समिति है? तो पेशा से संबंधित कौन सी समिति होगी? आपका सही उत्तर है कि ये आपकी भुरिया समिति है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध अल्पसंख्यकों से नहीं है? तो अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा नहीं होगा यहाँ पे? आपका सही उत्तर है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो अनुच्छेद है यहाँ पे वो आपका अनुच्छेद 249 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 व 30 ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अनुच्छेद 350 का भी अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अनुच्छेद 249 ये अल्पसंख्यकों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि मिशन रफ्तार का संबंध है। तो मिशन रफ्तार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका सही उत्तर होगा कि भारतीय ट्रेनों की औसत गति को बढ़ाने की एक पहल है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है रणजीत सागर बांध स्थित है। तो रणजीत सागर बांध ये कहाँ पे, किस नदी पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि यह रावी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि यह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य की नई व पुरानी पर्यटन नीति लागू हुई। तो उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति ये कब लागू होती है और पुरानी पर्यटन नीति ये कब लागू होती है? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि वर्ष 2001 व 2015। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में समपोषीय विकास का लक्ष्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ कौन से देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है अवशिष्ट शक्तियाँ? आपका सही उत्तर होगा कि कनाडा के संविधान से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? आप बोलोगे केंद्र के पास होती है अवशिष्ट शक्तियाँ और कनाडा के संविधान से अभिप्रेरित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई। तो नई शिक्षा नीति ये कब लागू होती है? आपका सही उत्तर होगा कि ये नई शिक्षा नीति ये 29 जुलाई 2020 को लागू होती है। ऑप्शन ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल कालीन सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था। तो सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का मुगल कालीन समय में कौन सा था? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका संसव था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा टाउन स्कूल की स्थापना हुई। तो अल्मोड़ा टाउन स्कूल की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि यह 1907 में होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महासम संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। तो चंद्रेश्वर मंदिर ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। तो बंगाल विभाजन के समय वहाँ वायसराय कौन था? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? आप बोलोगे 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो 1911 में दिल्ली दरबार की आयोजित किया जाता है और इस
यहाँ पे इस दिल्ली दरबार में दो निर्णय लिए जाते हैं और एक निर्णय होता है कि जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है उस विभाजन को समाप्त कर दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग को एक कब लिया गया? तो एक कब किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि इनको एक किया गया है आपका 1918 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो होम रूल लीग है, इस होम रूल लीग की स्थापना मतलब ये कब चलाया जाता है? आप बोलोगे 1916 में चलाया जाता है। तो एनी बेसेंट इसको अलग से चलाती हैं और बाल गंगाधर तिलक इसको अलग से चलाते हैं। तो दोनों को एक कब किया गया है? आपका आंसर होगा 1918। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की पहली हाई लेवल मशीनी भाषा है। तो हाई लेवल की मशीनी भाषा कौन सी है कंप्यूटर की? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो हाई लेवल की भाषा है वो आपका फोर्ट्रॉन है। कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है तो कहाँ से प्रारंभ होती है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके बद्रीनाथ के लिए पूछ रहा है ना। आपका सही उत्तर होगा टिहरी से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसके संस्थापक कौन थे? आपका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम कपास मिल किस शहर में स्थापित हुई है? तो कहाँ पे स्थापित हुई? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके कलकत्ता में स्थापित हुई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाने का उल्लेख है? तो किसके समय काल में होता है प्रथम भूमि बंदोबस्त? आपका सही उत्तर होगा रत्नचंद के। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आशीष नेगी का संबंध किस खेल से है? तो आशीष नेगी ये किस खेल से संबंधित हैं? आपका सही उत्तर होगा बैडमिंटन से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशीष नेगी का संबंध बैडमिंटन से। तो चलिए दोस्तों, ये 100 कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस मॉडल पेपर के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।